तो अभी कुछ फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको डायग्राम में गिवन है कि एक m मास का ब्लॉक है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, जिसमें इंक्लाइंड लेंथ जो गिवन है वो है आपको स्मॉल है। नाउ इट इज गिवन दैट द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द टॉप एज शोन इन द फिगर। यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। ठीक है, सो अगर आपको टाइम निकालना है कहाँ से शुरू हुए विद जीरो वेलोसिटी, क्योंकि आपने इसको टॉप पे रखा है, सो यू मे यूज दैट एस लेंथ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे ब्लॉक की कितनी है, जीरो, सो यू टी विल बी जीरो। तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा उसको पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 2s अपॉन अंडर रूट ऑफ ए। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे मैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ, या जो मैंने एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर जो इक्वेशन लिखी है, ये मेरी एक वेक्टर इक्वेशन है, वेयर आई एम एज्यूमिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane. So this equation is written along the inclined plane. इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग में अगर इक्वेशन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो मेरी आएगी वो भी कौन सी लेनी चाहिए मुझे, अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ब्लॉक पे देखिए कि कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। तो हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक का मास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसके दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे। वन कॉम्पोनेंट विल बी अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन विच विल बी mg sin थीटा एंड अनदर वन विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। वो कितना आएगा, mg cos थीटा। एक इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, कहाँ पे, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n आएगा। ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ पे मूव करने की, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे आएगा, अपवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन। कौन से सरफेस पे लगेगा, जो सरफेस कॉन्टेक्ट में आया। कौन सा सरफेस कॉन्टेक्ट में आया ब्लॉक का, नीचे वाला। तो नीचे वाले प्लेन पे आप अपर डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स F लगाएंगे। बट स्टिल हमारे ब्लॉक का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इट मीन फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका होगा। ब्लॉक अगर स्टेशनरी होता तो तुम बोलते कि ब्लॉक पे कौन सा लग रहा होता है, या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है या उससे लोअर फ्रिक्शन लग रहा होता। लेकिन अगर ब्लॉक मूविंग है मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, स्टिल डिस्टर्बिंग फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा है। सो इन दैट केस द मोशन ऑफ द ब्लॉक विल बी डाउनवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या लिखेंगे, mg sin theta downward the inclined plane minus limiting friction value should be equal to mass into acceleration, where the value of the limiting friction is equal to mu into n। और वहाँ पे हम perpendicular to the inclined plane अगर हम फोर्सेज की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n किसके बराबर आएगा, mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n किसके बराबर आएगा, mg cos थीटा। So if we'll put the value over here, we may write that mg sin theta minus mu mg cos theta will give me mass into acceleration। so यहाँ से अगर देखें तो एक्सेलरेशन a कितना आएगा आपके ब्लॉक का, g sin theta minus mu cos theta। if we put this value of acceleration in the expression for the time, then you will find that the time required for the block to reach the bottom of the inclined plane will be equal to distance कितना है, l divided by acceleration which is equal to g ब्रैकेट n साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हमारा आएगा टोटल टाइम। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स F रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन स्मॉल m so that small m will remain at rest with respect to the bigger mass 3m, given that the surface contact between the mass 3m and m have a friction coefficient mu। ठीक है, अच्छा सिर्फ कंसिडर कीजिए अगर आपके ब्लॉक पे जो आपका 3m वाला ब्लॉक है उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स F नहीं लग रहा होता तो जो आपका स्मॉल मास m है उसकी टेंडेंसी कहाँ होती, मूव करने की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स F लगाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, नीचे भी जाएगा आगे। देखो हमारे पास यहाँ पे है ना दो अलग अलग सिचुएशन होगी। ऑल्दो क्वेश्चन में उसने सिर्फ आपसे एक केस पूछा है जिसमें ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहना चाहिए। सो लेट अस सी। आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। सो 3m वाले ब्लॉक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, वेयर इट विल बी हैविंग सम मास 3mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n डैश लगेगा, देन इट इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्सटर्नल फोर्स F, और जो हमारा ब्लॉक m है और 3m मास के बीच का एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। लेट अस डिनोट दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय
n, ठीक है। और अगर हम स्मॉल ब्लॉक m को अगर ड्रॉ करें तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा हमारे 3m और m मास के बीच में जो पुशिंग नेचर का होगा। mg ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ पे है मूव करने की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपर डायरेक्शन में। कौन से ब्लॉक के ऊपर अपर डायरेक्शन में लगेगा, mg वाले ब्लॉक पे। सो यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स F लगा तो जो हमारा बड़ा वाला ब्लॉक है 3m मास का, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दैट देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। सो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जौन से सरफेस पे लगे आपको उसी सरफेस पे दिखाना है फोर्स को। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, अगर दोनों ब्लॉक या आपका जो स्मॉल ब्लॉक m है वो 3m के रिस्पेक्ट में क्या रहना चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए। इन दैट केस बोथ द ब्लॉक्स विल बी मूविंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द सेम एक्सेलरेशन। दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। अगर मैं 3m वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन की बात करूं अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो आप इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे इसके लिए, f माइनस n शुड बी इक्वल टू 3m इंटू a। और अगर मैं छोटे वाले ब्लॉक के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूं तो वो क्या होगी, n शुड बी इक्वल टू m इंटू a। नीचे भी तो फ्रिक्शन लगेगी, क्या दी नहीं है, नीचे फ्रिक्शन फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन सरफेस जो आपको दिया है वो 3m और m के बीच में दिए। जो आपका ग्राउंड है और 3m वाला ब्लॉक है उसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं गिवन, ठीक है। सो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी f माइनस n शुड बी इक्वल टू 3ma एंड फॉर द स्मॉलर ब्लॉक द इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी n इज इक्वल टू ma। n की वैल्यू को यहाँ से इस वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे सो यू मे राइट दैट द फ्रिक्शनल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स F should be equal to 4ma, which will give me the acceleration A will be equal to F upon 4m, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है कि आपको कितना फोर्स लगाना है सो दैट द ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द 3m। इट मीन जो हमारा स्मॉलर वाला ब्लॉक जो है उस पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं वो क्या रहने चाहिए, बैलेंस रहने चाहिए। वो क्या रहने चाहिए, बैलेंस। अगर आप उन फोर्सेज को बैलेंस करोगे तो लिखोगे फॉर स्मॉल मास m नेट फोर्स along the vertical direction should be equal to 0। बोलो। छोटे वाले ब्लॉक का सर वो माइनस एम पे नहीं जाएगा, जैसे आपने कहा है कि उस तरफ जा रहा है तो एन भी उस तरफ लग रहा है। छोटे वाला ब्लॉक पे जिस डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है। हाँ। सो n विल बी इक्वल टू ma। नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कहाँ पे है, टुवर्ड राइट हैंड साइड, हाँ। एक्सेलरेशन भी कहें टुवर्ड राइट हैंड साइड। Right side। सो n विल बी इक्वल टू ma। नेगेटिव क्यों आएगा, इक्वेशन में अगर लिखे तो, हाँ अगर इक्वेशन में लिखे तो एन प्लस एम में नहीं होगा। नहीं ma जो है वो तो एक्सेलरेशन तो हो रही है ब्लॉक की। फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं स्मॉल m ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्सेस बताओ। एन ही लग रहा है। सिर्फ एक n लग रहे हैं। नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या लिखा आपने, n शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो छोटे वाले ब्लॉक के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपके नेट फोर्स क्या होने चाहिए थे, 0। छोटे वाले ब्लॉक के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितने होने थे, 0। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, F फोर्स अपर डायरेक्शन में शुड बी इक्वल टू m इंटू जी। क्योंकि कोई मोशन नहीं है इसलिए फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया होगा जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन FL। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल म्यू इंटू n शुड बी इक्वल टू mg। तो यहाँ से अगर आप नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा, mg अपॉन म्यू। इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को आप डालो पहली इक्वेशन में, और एक्सेलरेशन की भी जो वैल्यू जो आई है आपके पास इसकी वैल्यू को भी अगर मैं इसी वाले एक्सप्रेशन में पुट करूँ, दोनों को साइमल्टेनियसली पुट कर रहा हूँ, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg अपॉन म्यू should be equal to small mass m into acceleration which is equal to f upon 4m. m and m will cancel out and you will get that the force required will be equal to 4mg upon mu. कितना आएगा, 4mg upon mu. So आपको मिनिमम इतना फोर्स लगाना होगा so that the small block m will not fall vertically, or you may say the small block m will not move with respect to the 3m block. बात समझ में आई यहाँ तक, पक्का, कोई डाउट तो नहीं। आगे देखिए, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन you are given a horizontal ground and a pulley system. Mass m1, m2 and m3 mass is there. It is given that the friction coefficient between the top block m1 and m2, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.2
मास m1 आपको गिवन है 5 kg और m2 गिवन है 20 kg. m1 is 5 kg and m2 is equal to 20 kg. You have to find the magnitude of block m3 so that the block m1 will start moving on the surface of m2. So that the block m1 will start moving on the block m2. इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं. Let us say that you have on a horizontal ground you have two blocks having mass m1 and m2. m2 के ऊपर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई की है given that the friction coefficient between the two blocks is mu. So एक्सटर्नल फोर्स F की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि दोनों ब्लॉक्स अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करें, दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करें, हमें वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. सो ब्लॉक m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और ब्लॉक m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. दिस इज m2 एंड दिस इज ब्लॉक m1. m1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सॉरी m1 के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स m1 जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में विच विल बी हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ n1. सिमिलरली जो हमारा m2 वाला ब्लॉक जो है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, m2 जी. m1 और m2 के कॉमन सरफेस की वजह से उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, n2. एज वेल एज इट इज एक्सपीरियंसिंग अ एक्सटर्नल फोर्स F विच इज एक्टिंग टुवर्ड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स F के लगने की वजह से ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ है मूव करने की, टुवर्ड राइट हैंड साइड. तो ब्लॉक m1 और m2 के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है वो क्या टेंडेंसी रखेगा कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो. सो द फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f विल बी अप्लाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट इन द लेफ्ट डायरेक्शन. और जो ब्लॉक m1 है उस पर सेम फ्रिक्शनल फोर्स F टुवर्ड राइट हैंड साइड एक्ट करेगा. ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F लगाए इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, FL, एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. कौन सा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लेंगे, n1 या n2? n2 लेंगे. कौन सा लेंगे, n2, क्योंकि कौन से सरफेस का हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखना है, जिस सरफेस पे हमारा फ्रिक्शन लग रहा है. कौन से सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, जो हमारा कॉमन सरफेस है. कौन सा, जो हमारा कॉमन सरफेस है. कॉमन सरफेस मतलब m1 का टॉप सरफेस या फिर m2 का बॉटम सरफेस, उन पे कौन सा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है. सो यू विल अप्लाई दीज फोर्सेस. सो यहाँ पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन में कितना लिखेंगे, म्यू इंटू n2. बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा. अगर हम छोटे वाले ब्लॉक के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को बैलेंस करें, सो यू विल राइट दैट n2 विल बी इक्वल टू m2g. Putting the value of n2 in the expression for limiting value of friction, you will get mu m2g. कितना आएगा, mu m2 into g. Consider the example, consider the case that if you are this value of limiting friction comes out to be 20 Newton. कितना आता है ये, 20 न्यूटन आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू. अगर आपके एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन, तो बताओ दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स जो लगा होगा उसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 10 न्यूटन. वो एक्सटर्नल फोर्स को कभी एक्सीड नहीं कर सकता. मैक्सिमम वैल्यू में क्या कर सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियो में वो अपनी वैल्यू को फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से के बराबर कर सकता है. वो भी कब तक, जब तक वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है. जब तक वो किससे कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है. अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने लगाया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन. सो इन दैट केस फ्रिक्शन विल से दैट आई एम अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या बोलेगा कि मैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हूँ, और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होने की वजह से मैं अपने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पे ना लग के मैं उतना मैग्नीट्यूड लगूंगा जितना क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो कितना है 10 न्यूटन का, जो कितना है 10 न्यूटन का. अगर 10 न्यूटन का तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स लगा तो उस केस में क्या होगा, बॉडी वहीं पे रहेगी, m2 देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक m1 एंड m2. m1 और m2 के बीच में क्या होगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा. अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इतनी दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करे होंगे, साथ साथ मूव करे होंगे. दोनों ब्लॉक कैसे मूव करे होंगे, साथ साथ. उस केस में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, उस केस में अगर मैं दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो जो मेरा, अब मैं कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, दोनों ब्लॉक का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों ब्लॉक्स का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम. सो आई विल बी हैविंग अ ब्लॉक m1
एंड अनदर ब्लॉक M2 और M2 के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। इस केस में मेरा सिस्टम क्या है, दोनों ब्लॉक का सिस्टम, दोनों ब्लॉक का जो सिस्टम है वो मेरा क्या है, दोनों ब्लॉक जो है वो मेरे सिस्टम के अंदर है। सो दोनों ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 जो लग रहा था, दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 जो लग रहे, साथ में N2 की वजह से दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा था, दोनों फोर्सेज क्या हो जाएंगे मेरे, इंटरनल फोर्सेज। दोनों फोर्सेज कौन से हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स F शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो द कंबाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आया? ये कब तक होगा, जब तक तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन से के बराबर की उससे ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, अगर एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, जैसे हमने कितना माना था, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का। अगर एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा 25 न्यूटन का लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अगर तुम्हारा 25 न्यूटन का लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा बताओ, तो आगे गिर जाएगा। दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम तो हमारा यही वाला रहेगा जो अभी हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएंगी, इसमें हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएंगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम उस केस में अगर लिखें तो आप क्या लिखेंगे उसको, ये हमारा क्या था, डायग्राम था, फ्री बॉडी डायग्राम। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, छोटे वाले ब्लॉक M1 के लिए दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शन FL शुड बी इक्वल टू M1 इंटू A1। दोनों की अब एक्सेलरेशन क्या होंगी, डिफरेंट होगी, दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। जहाँ पे M1 ब्लॉक A1 एक्सेलरेशन से टूवर्ड राइट हैंड साइड में मूव करेगा, सिमिलरली जो हमारा ब्लॉक M2 है वो एक दूसरी एक्सेलरेशन A2 के साथ टूवर्ड राइट हैंड साइड मूव करेगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितने हैं, एक्सटर्नल फोर्स F माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स FL शुड बी इक्वल टू M2 इंटू A2। लिमिटिंग फ्रिक्शन अब लगा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, म्यू M2G। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अगर डालेंगे तो एक्सेलरेशन A1 कितना आएगा, म्यू M2G अपॉन M1, और जो हमारा एक्सेलरेशन A2 है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, F माइनस म्यू M2G अपॉन M2। बात समझ में आई? ये दोनों जो हमने एक्सेलरेशन लिखे हैं, ये दोनों एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है। एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, रिलेटिव एक्सेलरेशन किसकी, ब्लॉक 2 की, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1। तो हम उसको लिखते क्या है, A21। क्या लिखते हैं उसको, A21, जिसका मतलब क्या होता है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। सो यहां से आपको क्या पता चलेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन। लेट अस से दैट द ब्लॉक M1 वाज हैविंग अ लेंथ ऑफ L। जो हमारा ब्लॉक L1 जो है ना, इसकी आपको लेंथ गिवन है L। क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा जाए कि कितना टाइम लगेगा ब्लॉक M1 को फॉल करने में, कितना टाइम लगेगा ब्लॉक M2 को M1 के सरफेस से फॉल करने में, एंड द लेंथ इज गिवन है स्मॉल l। सो अभी जैसे हमने ऊपर वाले एक एग्जांपल में देखा था कि वहां पे टाइम कितना आता है, अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन a। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कौन सी यूज करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि 2 1 के सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं, 2 जो है वो 1 के सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं, इसलिए आप टाइम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन a। जहाँ पे एक्सेलरेशन a कौन सी यूज करेंगे, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन नहीं यूज करनी, कौन सी यूज करेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर हम निकालें 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, सिंस बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी सिंपली द वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू गिवन एक्सेलरेशन। तो कितना आएगा ये वाला एक्सेलरेशन, F माइनस म्यू M2G अपॉन M2 माइनस म्यू M2G अपॉन M1। ये हमारी आएगी एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विच विल बी यूज्ड इन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम विच द ब्लॉक 2 विल स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ ब्लॉक M1। समझ में आया? ठीक है, सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? तो वापस देखें अगर हम अपने इस एग्जाम्पल को, सो इन दिस केस यू वर गिवन ऑल दिस डेटा, जहाँ पे आपसे ब्लॉक M3 का मास पूछा गया है, सो दैट देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक
ऑफ मास 5 kg एंड 20 kg। 5 kg और 20 kg के बीच में हमारा कुछ मोशन होना चाहिए। तो हम पूरा क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं। mc का वैल्यू कितना हो सो दैट ब्लॉक m1 विल स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ ब्लॉक m1 विल स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ m2। समझ में आया? ठीक है, अब बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम सबके। सो सबसे पहले हमारा m3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। उस पर m3g फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और टेंशन फोर्स T अपर डायरेक्शन में लगेगा। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सो m2 विल बी हैविंग वन ग्रेविटेशनल फोर्स m2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, one normal reaction force n2 in the upward direction because of the contact between the horizontal ground and the surface m2. Then it will be experiencing a pulling force T, tension force T कहाँ पे लगेगा? Towards right hand side. टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। जो आपका ब्लॉक m3 है उस पर टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा? पुल करने की टेंडेंसी रखेगा। कोई भी अगर आपका ब्लॉक है उस पर अगर आप थ्रेड बांधोगे, अगर कोई भी थ्रेड बांधोगे तो वो थ्रेड हमेशा ब्लॉक को पुल करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, m1 और m2 के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा जो m2 के ऊपर कहाँ पे लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कितना लेंगे हम उसका? n1। मैग्नीट्यूड कितना लिया? m1। एंड सिंस इट इज गिवन दैट सो दैट द ब्लॉक m1 विल स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ m2। यहाँ पे m2 की टेंडेंसी कहाँ पे होगी मूव करने की? टुवर्ड राइट हैंड साइड। तो m2 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। m2 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। कौन से सरफेस पे लगेगा? टॉप सरफेस पे। अब बनाओ m1 का फ्री बॉडी डायग्राम। सर m1 स्लाइड कर रहा है ना, m1 स्लाइड कर रहा है। m1 स्लाइड करवाना है ना, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगा? जैसे हमारे पिछले वाले केस में एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पे लगा था? ब्लॉक m2 पे। तो हमने पहले ये देखा जिस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव की। एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगा था? m1 पे। पिछले वाले केस में एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगा था? सॉरी, m2 पे लगा था। तो हमने बोला कि f की डायरेक्शन की वजह से आपने क्या देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन की वजह से ब्लॉक की मोशन की टेंडेंसी देखी और उस मोशन की टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने अपना फ्रिक्शनल फोर्स लगाया। नीचे वाले केस में यहाँ पे ब्लॉक m2 और m1 में से किसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे होगा कौन सा? टेंशन फोर्स T। किसके ऊपर टेंशन फोर्स T लग रहा है? m2 के ऊपर। सो m2 की टेंडेंसी देखी जाएगी। m2 की टेंडेंसी कहाँ होगी? टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव करने की, इसलिए उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ पे लगेगा? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। अब बनाओ m1 का फ्री बॉडी डायग्राम। सो m1 के ऊपर कहाँ पे लग रहा होगा? m1g फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर m2 की टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की है, m2 की टेंडेंसी टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव करने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स m1 को क्या बोलेगा कि तुम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, इसलिए तू भी m2 के साथ साथ जा। m2 कहाँ पे जाना चाह रहे? राइट हैंड साइड में। तो फ्रिक्शनल फोर्स m1 के ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा? टुवर्ड राइट हैंड साइड। टुवर्ड राइट हैंड साइड। And there will be one normal reaction force also which is offered due to the contact between the block m1 and m2. मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका? n1। अब अगर मैं m1 वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन यू विल राइट n1 शुड बी इक्वल टू m1g। और अगर मैं उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स F, जो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचा होगा और होगा किसके बराबर? m1 into a1। अगर हम m2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2 किसके बराबर होगा? n1 प्लस m2g। n1 की ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम नीचे वैल्यू पुट करें तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2 कितना आएगा? m1 प्लस m2 इंटू जी। ये तो हमने लिखा वर्टिकल डायरेक्शन में। और अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर इक्वेशन लिखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखोगे? टेंशन फोर्स T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F हैविंग द लिमिटिंग वैल्यू FL शुड बी इक्वल टू m2 into acceleration a2, m2 into acceleration a2। और अगर हम m3 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो m3 के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आएगी, सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में आएगी? वर्टिकल डायरेक्शन में। कितना आएगा? m3g माइनस टेंशन फोर्स T शुड बी इक्वल टू m3 into a3। बट एज यू विल रिमेंबर कि जब हमारी स्ट्रिंग पुली का केस होता है जहाँ पे स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग, देन each and every point which is connected by the same string will be having the same acceleration।
उनकी एक्सेलरेशन क्या रहेंगी, सेम। सो सिंस ब्लॉक M2 और M3 सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, कौन कौन से ब्लॉक M2 और M3 सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या आनी चाहिए, सेम। सो M2 विल बी हैविंग द सेम एक्सेलरेशन एज दैट ऑफ M3। सो दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि A2 इज इक्वल टू A3, जिसकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं A डैश। कितना लिख लिया उसको हमने, A डैश। बात समझ में आया, ठीक है। सो आपको मिनिमम मास M3 वो निकालना था कि M2 और M1 आपस में रिलेटिव मोशन में जाए, लेकिन टेंडेंसी तब रिलेटिव मोशन की आएगी जब कोई उसने लिमिटिंग वैल्यू को क्या किया होगा, एक्सीड किया होगा। उससे जस्ट पिछले वाले केस तक हमारे ब्लॉक M1 और M2 का तो कंबाइंड मोशन हुआ होगा, उससे पिछले वाली केस तक हमारा कंबाइंड मोशन M2 और M1 का कंबाइंड मोशन रहा होगा। उस कंबाइंड मोशन के लिए अगर हम देखें, सो फॉर कंबाइंड मोशन बिटवीन ब्लॉक कौन कौन से, M1 एंड M2। सो आप अपने डायग्राम को रिप्लेस कर दोगे। अब आप फ्रेश डायग्राम कैसे बनाओगे, हैविंग द सेम पुली एंड द स्ट्रिंग के लोअर एंड पे मास M3 हैंग्ड है, और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे अब जो आपका मास रखा है वो मास टोटल कितना मास ले लेंगे हम उसको, M1 प्लस M2। कितना ले लेंगे, M1 प्लस M2। क्वेश्चन में आपको M1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 kg, और M2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 kg। सो दिस कंबाइंड ब्लॉक्स विल बी हैविंग अ मास ऑफ 25 kg। अब M3 की वैल्यू निकालो। सो M3 का मास कितना होना चाहिए, हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। सो आप क्या लिखोगे, M3G माइनस टेंशन फोर्स T शुड बी इक्वल टू M3 into A, and tension force T which is acting on a 25 kg block should be equal to M dash into A। देखो हमने कैसे बनाया, M3 के ऊपर M3G फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन फोर्स T अपर डायरेक्शन में लग रहा है, ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की। सो आप इक्वेशन ऑफ मोशन के लिखेंगे M3G माइनस T शुड बी इक्वल टू M3 into A। और अगर मैं 25 kg वाले ब्लॉक की बात करूं, सो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन फोर्स T लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो T शुड बी इक्वल टू M डैश इंटू A। T की वैल्यू पुट करो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, सो आपको एक्सेलरेशन A कितना मिलेगा, M3G अपॉन M3 प्लस M डैश, M3G अपॉन M3 प्लस M डैश। यहां से M3 का भी मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा, M3 का भी मैग्नीट्यूड आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। M3 का मैग्नीट्यूड यहां से जो आप निकालोगे वो आपका हो जाएगा मिनिमम मास विच इज रिक्वायर्ड टू सो दैट देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक। और जब दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया तो हमारी अलग अलग एक्सेलरेशन कितनी आएंगी, वो हम M1 की इक्वेशन, M2 की इक्वेशन और M3 की इक्वेशन से निकालेंगे। समझ में आएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो है आपको एक्सेलरेशन A1 जो चाहिए होगी वो कौन सी एक्सेलरेशन आएगी, कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। सो पुट करो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, देखो सीधा नहीं लिख देंगे, M3 M डैश की इक्वल होगा, क्या M3 M डैश की इक्वल होगा, M3 M डैश की इक्वल नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे। ये हमारा वो वाला क्रिटिकल केस है जब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव किए होंगे, ठीक है। तो जब तक साथ साथ मूव किए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ने उतनी ही तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड की होगी। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन FL की वैल्यू कितनी आएगी, M1 इंटू A, M1 इंटू जितना भी आपके पास यहाँ पे A का एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है। वहां से आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, एंड देन यूजिंग द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दिस एक्सप्रेशन यू विल कैलकुलेट, या तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में या नीचे वाले एक्सप्रेशन में पुट करके आप मास M3 की वैल्यू को निकालो। समझ में आई बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखो। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन दैट अगेन टू ब्लॉक्स आर देयर। उसमें सर लेकिन रिलेटिव वाले के लिए तो M3 M डैश की इक्वल ही आएगा जब वो ब्लॉक दोनों साथ में चल रहे हैं। नहीं, M3 नीचे वाला ब्लॉक है हाँ और M डैश अलग ब्लॉक है, दोनों का मास इक्वल नहीं आएगा। दोनों का मास तब इक्वल आता है जब दोनों एक पुलिस के दोनों एंड पे हैंग्ड होते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना,
हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होने की वजह से 25 kg का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे M3 को अपोज नहीं करेगा. So in the next question you are given a block having mass of 4 kg and another block of mass 2 kg. The friction coefficients are given as mu is equal to 0.3 at this surface and the value of mu between the horizontal ground and the 4 kg block is given as 0.2 kg. कितना दिया हुआ ये वाला mu 0.2 it is given. Now an external force F is applied on the lower block. Lower block पे हमने एक external force F apply की है. You have to find the magnitude of the force F so that the block 2 kg and 4 kg will start having a relative motion with respect to each other. दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन शुरू हो जाए, उस केस में आपको एक्सटर्नल फोर्स F कितना लगाना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम बोलें कि दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो रहा होता, दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो रहा होता तो दोनों ब्लॉक्स कंबाइंडली मूव करते. दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे, कंबाइंड. तो हमारा उस केस में सिस्टम कैसा बनेगा, 6 kg का एक ब्लॉक होगा और वहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना लेंगे 0.2 और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है. मुझे एक्सटर्नल फोर्स F की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे. 6 kg पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6g फोर्स एक्ट करेगा. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन and since the block will be having a tendency to move in the rightward direction, so friction force F will act toward the left hand side. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N की वैल्यू कितनी आएगी 6g और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिखें तो फोर्स की वैल्यू को फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स F. या जब तक दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करें. हाँ, सो यहाँ पे कितना आएगा F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू F विच विल बी द लिमिटिंग केस. फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर mu into n. So putting the value you will get F is equal to mu into 6g. So force का magnitude कितना आएगा 12 Newton. So up to the case when the external force F is equal to 12 Newton, both the blocks will move simultaneously. Both the blocks will move simultaneously. लेकिन अभी जो हमने फोर्स निकाले ये हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है. मतलब अभी दोनों ब्लॉक्स कितने स्टेशनरी पोजीशन पर है. अभी तक तो आप कितना भी फोर्स लगाना दोनों ब्लॉक तो मूव ही नहीं करेंगे. दोनों ब्लॉक अभी मूव ही नहीं करेंगे. अब दोनों ब्लॉक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. 0.2 है. कितना 0.2 है ना. 0.2. हाँ तो वो 12 न्यूटन. जी कितना होता है, जी 10 है ना. अच्छा ओके. ठीक है. हाँ सो अब हम क्या करेंगे ये देखने के लिए कि हमारा फोर्स कितना हो. अब दोनों ब्लॉक का अलग अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. 2 kg वाले ब्लॉक का अलग बनाओ और 4 kg वाले ब्लॉक का अलग बनाओ. सो 2 kg वाले ब्लॉक पे 2g फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो हमारा 4 kg का ब्लॉक है उस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 4g खुद डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 अपवर्ड डायरेक्शन में, external force F in the forward direction, and the frictional force will act along this and this surface having a magnitude of F1 and F2. और हमारे ब्लॉक M1 पे कितना लगेगा F1. ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को लिखूं तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी 2g के बराबर और फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट F1 किसके बराबर आएगा μ1 इंटू N1, जहाँ पे μ1 की वैल्यू कितनी होगी 0.3. μ1 की वैल्यू कितनी होगी 0.3. अगर मैं 4 kg वाले ब्लॉक के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन N2 की वैल्यू निकालूं तो वो कितना आएगा N1 प्लस 4g, देखा मैग्नीट्यूड कितना आएगा टोटल 6g के बराबर. और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को लिखूं तो वो कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस कितने आएंगे एक्सटर्नल फोर्स F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F1 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F2 शुड बी इक्वल टू 4 इंटू A2 4 इंटू A2. ठीक है. अच्छा यहाँ पे हमें F1 की वैल्यू तो पता है कितनी होगी μ1 इंटू N1. F2 की वैल्यू कितनी होगी जो हमारे लिमिटिंग वैल्यू पे लगा होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा μ2 इंटू N2, जहाँ पे μ2 की वैल्यू कितनी है
0.2 2. कितनी वैल्यू है 0.2। अगर दोनों ब्लॉक्स को हमारे 4 kg वाले ब्लॉक एज वेल एज 2 kg वाले ब्लॉक को अगर सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करना है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए वही होना चाहिए जो इसका एक्सेलरेशन ए होगा, ठीक है। तो अगर हम ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो दैट विल बी F1 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ए, F1 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ए। और जो हमने बड़े वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन जो लिखी है A2 वो A2 भी किसके बराबर हो जाएगी ए के बराबर। मैग्नीट्यूड पुट करो सबके, सो एक्सटर्नल फोर्स F माइनस F1 की वैल्यू कितनी होगी 0.3 इंटू N1 इज इक्वल टू 2G माइनस F2 इज इक्वल टू mu2 into N2 where mu2 is equal to 0.2 and N2 is equal to 6G should be equal to how much 4 into A। और पे सर सीधा 2A नहीं लिख सकते? हाँ डायरेक्टली 2A भी लिख सकते हो, लेकिन कैसे भी कर लो। यहाँ से देखो F1 की वैल्यू कितनी है mu1 into N1, सो एक्सेलरेशन A कितना आएगा mu1 N1 अपॉन 2, mu1 N1 अपॉन 2 जिसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी mu1 into G के बराबर। अब आपको एक्सेलरेशन A पता चल गया तो वहां से आपको फोर्स वो वाला पता चलेगा जब तक दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने फोर्स F निकाला था वो कौन सा फोर्स था, ये तो वो वाला फोर्स था जब तक दोनों ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहे, दोनों ब्लॉक स्टेशनरी है। अब जो हमने फोर्स निकाला वो फोर्स कौन सा निकाले कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, मतलब इस वाले फोर्स ने सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड और ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसके बीच के रिलेटिव उसके बीच के फ्रिक्शन को क्या किया अपोज किया। So this force F will be equal to how much 4 into 0.3 into 10 plus 0.3 into 20 plus 0.2 into 60 कितना आएगा ये 12 plus 6 plus 12 so it will be equal to 30 न्यूटन। सो जब तक आप फोर्स 30 न्यूटन का लगा रहे हो तब तक ब्लॉक 2 kg और 4 kg दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं। अगर आपने 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाया तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई बात, दोनों ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 30 न्यूटन। समझ में आई बात, ठीक है। होमवर्क के लिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन अगेन दैट देयर आर 2 ब्लॉक्स हैविंग मास 5 kg एंड 3 kg। जो लोअर ब्लॉक है वो आपको कितना गिवन है 5 kg का, और इसके ऊपर दूसरा एक ब्लॉक रखा है 3 kg का। एक्सटर्नल फोर्स F जो आपने लगाया वो अब आपने ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर लगाया। 3 kg और 5 kg वाले ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन u1 गिवन है इट इज 0.4, इट इज गिवन 0.4 एंड दैट बिटवीन द ग्राउंड एंड द 5 kg ब्लॉक mu2 इज गिवन एज 0.1। अगेन यू हैव टू फाइंड ऑल द फोर्सेस। सबसे पहले आप कौन सा फोर्स निकालेंगे जब तक दोनों ब्लॉक जस्ट मूव करने की टेंडेंसी में आएंगे। फिर कौन सा फोर्स निकालेंगे जब दोनों ब्लॉक के बीच में आपस में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। सो आप दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके